अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार कहानी। जाने वाले चले जाते हैं, पीछे उनकी यादें बाकी रह जाती हैं। मेरे पास आज भी वो आईना है और उसकी यादें हैं, जबकि मैं 2 बच्चों की माँ और ज़ीशान की बीवी हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लगता है मैं अदील को भुला चुकी हूँ कि यही ज़िंदगी का असूल है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। ये उन दिनों का जिक्र है जब ताया, अबू, मेरे बाबा और चचा जान सभी इकट्ठे एक बड़े से मकान में रहा करते थे। चूँकि दादी जान ख़ानदान की सरबराह थी, वही इस मुश्तरका फैमिली सिस्टम के ज़रिए हम सबको जोड़े हुए थी। हमारा ख़ानदान बड़ा था और सब एक जगह रह रहे थे। पूरी बरादरी में हमारी फैमिली इत्तेफाक और मोहब्बत की वजह से मशहूर थी। तीनों भाइयों के बच्चे जब एक जगह बैठते, वहाँ पल भर की खामोशी नामुमकिन बात थी। हमारे बड़ों का आपस में बहुत एक रौनक मेला लगा रहता था। ये माह रमज़ान की बात है। फूफो ने अपने घर हमको अफ्तार पर बुलाया था। उनके किचन से इश्तहा अंगेज़ खुशबू आ रही थी। अफ्तारी से चंद मिनट पहले जब सब दुआ कर रहे थे, मेरी कज़न नूशे आईने के सामने खुद को नक्सक से डुस्क आ रही थी। अरे भाई अनुशे, बनो अब चल भी पड़ो। तुम क्या चाहती हो? वो सिर्फ तुमको ही देखता रहे, अफ्तारी मुँह ना करे। रविया, ओफ, उसने मुझ पर मुक्का ताना। तुम भी बस। मैं इसके मसनूई गुस्से से महफूज होते हुए हंसी और बाजू पकड़ के खींचते हुए डाइनिंग टेबल तक ले आई। जब सारा खानदान खाने की मेज़ के गिर्द बैठ चुका तो दादी भी आ गई। आते ही हम सब पर नज़र डाल के कहा, माशाल्लाह मेरी इस कायनात को नज़र न लगे, हमेशा ऐसे ही हंसते बसते रहो। मुझे अपने तायाजाद अदील के सामने जगह मिली और अनुशे, जो बचपन से फूफीजाद ज़ीशान को पसंद करती थी, वो ऐन उसके सामने विराजमान थी। सुभान और शहरोज़ भी करीब बैठे थे। हम 6 कज़न में बहुत दोस्ती थी, मगर अदील से मेरी दोस्ती सबसे बाला थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता और मैं भी उसकी हर बात मान लेती। दरअसल उसकी कोई बहन न थी और मेरा कोई भाई ना था। शायद इसीलिए मेरी हर फरमाइश पूरी करता और मैं उसके हुक्म पर उसके सब काम खुद करती। मसलन इसके लिए चाय बनाना, उसकी शर्ट इस्त्री करना। अफ्तारी के बाद ही बातों बातों में पप्पू ने यह कह के सबको चुका दिया कि इस ईद पर कुछ नया प्रोग्राम करेंगी। क्या नया पप्पू? मैंने सवाल किया था। ये तो ईद पर ही पता चलेगा, उन्होंने चहक कर जवाब दिया। रात चाय पीने के बाद बड़ों की महफिल ड्राइंग रूम में सजी और हम सब बाहर लॉन में बैठे थे। तभी मेरी निगाहें अदील को ढूंढने लगी। वो कमरे में होगा शायद, ये सोचते ही मैं लॉन से कमरे में गई। वाकई वो खिड़की से बाहर देख रहा था। अरे भाई देखना ही है तो लॉन में आ जाओ, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? बाहर ठीक से देख नहीं पाता, तभी अंदर से सुकून से देख रहा हूँ, उसने एक गूना बेखुदी से जवाब दिया। अच्छा बाहर चलो, सब वहाँ गपशप कर रहे हैं, तुम यहाँ तन्हाई की धीमी आग पर हाथ टाप रहे हो। मुझे लॉन में नहीं बैठना। तो फिर कहाँ चलना है? बाहर चलते आइसक्रीम खाते। चांद रात थी, हमने ढेर सारी शॉपिंग की और आखिर में आइसक्रीम खाकर घर आ गए। मैं इस समर से बेखबर थी कि आज की रात के बाद मेरी ज़िंदगी अक्सर बदल जाएगी। शॉपिंग के बाद रात में किचन में थी जब अदील आया और मुझे पैक किया हुआ डब्बा दिया। हैरान थी कि सारी शॉपिंग तो हमारे साथ की, फिर ये कब खरीदा? कमरे में जाना, खोल कर देख लेना, फिर इतना बता दो कि इसमें मेरा चांद है। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। मैं वो बहुत बदला हुआ था। फ़ौरन अपने कमरे में गई और पैक खोला। उसमें खूबसूरत दिल के डिज़ाइन का लकड़ी से बना दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोला तो उसमें आईना था, जिसमें सिवाय अपने चेहरे के मुझे और कुछ नजर न आया। मैं उलझ गई, ये क्या? ये तो सिर्फ आईना है। मुस्कुराकर मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया कि बहुत प्यारा है। सुबह ईद थी, खुशी की नवीद थी। सभी तैयार हुए, नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। कुछ देर बाद फुप्पो अपने बेटे ज़ीशान के साथ आगे मैं और अनीशा उनके लिए चाय बनाने चले गए। जब हम चाय लेकर लौटे तो फुप्पो दादी और वालिद साहब से कह रही थी, रबिया को मुझे दे दो, मेरे ज़ीशान को, वो बचपन से पसंद है। अब तो दोनों ने तालीम भी मुकम्मल कर ली है, मंगनी आजकल में कर लेते हैं। ये सुनकर नूशे के हाथ से चाय की ट्रे छूट गई। अरे क्या हुआ? मैंने नूशे से पूछा। मेरे हाथ में मिठाई की चीनी थी। कुछ नहीं हुआ, बस ये सब टूट गया। कोई बात नहीं, दादी ने कहा, चाय बना लो, शकूर से कहो ये सब साफ कर दे। चाय के बर्तन ही नहीं, किसी का दिल भी टूटा है। उसकी किसी को खबर न हुई। मंगनी ईद के तीसरे दिन रख लेते हैं, पुप्पो ने कहा था। ठीक है, अबू ने जवाब दिया। खुशी के मौके पर खुशी से मुसरते चंद होंगी। रात को नूशे बगैर किसी से बात के अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने अदील को देखा जो आधी रात तक पुराने गीत सुनता। आज भी वो गायब था। दोनों की इस गैर मामूली रवैये पर मेरे दिल में खटक सी हुई। जब अम्मी अबू ने मेरा अंदिया मालूम करना चाहा तो मैंने कहा, मैंने तो ऐसा कभी सही सोचा। तुम्हारी फुफ्फो ऐसा चाहती हैं बेटे तुम, ताकि हमसे जुड़ी रहें। तभी मुझे अनोशे के आंसू याद आ गए। अम्मी अनोशे भी तो है, उससे कर दें। ज़ीशान ने तुम्हारा नाम लिया है बेटी, अगर अनोशे को पसंद करता तो उसी का नाम लेता। अम्मी अबू उलझन में डाल के चले गए और मैं सोचती रह गई कि अनोशे ज़ीशान को चाहती और ज़ीशान मुझे चाहता और मैं किसको चाहती हूँ। अदील का ख्याल आ गया। रात के 2 बज गए। वो सुबह का घर से निकला था, अभी तक नहीं आया। न जाने कहाँ चला गया था। 3 बार फ़ोन लगा चुकी थी पर फ़ोन ऑफ था उसका। मैं उसके इंतज़ार में लॉन में टहलने लगी। अचानक गेट पर नजर आई। वो अंदर आ रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सूजी हुई थी, जैसे कि बहुत रोया हो। मैं उसकी तरफ लिपकी। कहाँ रहे सारा दिन? वो खामोश बस मेरी तरफ देखता रहा और फिर मेरा हाथ पकड़कर लॉन में फूलों की क्यारी के पास बैठ गया, जहाँ हम दोनों अक्सर बैठा करते थे और बातें किया करते थे। उस फूलों की क्यारी के साथ हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। बताओ क्या हुआ है? मैंने एक बार फिर पूछा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या तुमने ज़ीशान के लिए हाँ कर दी? नहीं तो मगर हाँ कर दो, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुमको खुश रखेगा, तुम्हें पसंद करता है। उसने एक सांस में ही कह डाला। नहीं, मैं नहीं कह सकती, मैंने जल्दी से कहा। क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? नहीं, नहीं पता नहीं। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, गोया बहुत से सवाल हों उसके पास, और वो भी ऐसे देख रहा था जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो मगर कोई रोक रहा हो। भला आकर मैंने पूछ लिया, क्या बात है अदील, तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, हाथों से
आँखों को रगड़ कर बोला, हाँ बहुत कुछ कहना था पर अब नहीं, क्योंकि अब क्यों नहीं, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये कहते ही वो मेरा हाथ छोड़कर कमरे के अंदर चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, कुछ था मेरे पास जो नहीं है अब उस रिश्ते पर। दादी और मेरे वालिदैन मुतमईन थे। पप्पू बहुत खुश नहीं हो। ज़ीशान बहाने बहाने से 3 बार किचन में चक्कर लगा चुका था, जहाँ मैं दादी जान की फरमाइश पर खीर बना रही थी, लेकिन अनुषा चुप थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि जाओ जाकर ज़ीशान से अपने दिल की बात कह दो, वो ना मानी। कहने लगी, वो मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता और तुम चाहती हो कि मैं उससे अपने प्यार की भीख मांगूँ। ना समझी। मैं ये समझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। ऊपर से मुझे डील की समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं उसे क्या हो गया था। आज फिर वो सुबह से घर पे नहीं था, जाने कहाँ जाता था। मैं जाने अनजाने सारा दिन उसे ढूंढती फिरती। 3 दिन गुजरे, देर न लगी, मंगनी की शाम आ गई। निशा खुद मुझे रस्म मंगनी करने के लिए तैयार करने लगी। लाख कोशिश के बावजूद वो खुश नजर नहीं आ रही थी। रस्म मंगनी के वक्त अदील बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर नहीं ज़ीशान पर थी। वो रश्क भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। तकरीब के दौरान फुप्पो ने एक और फरमाइश कर दी। कहने लगी, भाई मुझसे अब और इंतजार ना होगा, आप मुझे शादी की तारीख दे दें। बाबा ने कहा, जब चाहो आकर ले जाओ अपनी बहू को, अब ये हमारे घर तुम्हारी अमानत है। तभी 1 माह बाद की तारीख का तयन हुआ। मेरी हालत तो ऐसी थी कि काटो तो लहू नहीं बदन में, जाने क्या हो गया। मुझे हर वक्त खोई खोई सी रहने लगी। 1 महीना ऐसे गुजरा, तैयारियां मुकम्मल हो गई। इसी दौरान मेरा बीए का रिजल्ट आ गया। जबकि अनुषा मेरी क्लास फेलो थी, वो भी सेकंड और मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी। मुझे कोई खास खुशी ना थी, लेकिन जब अनुषा ने रिजल्ट देखा तो कहने लगी, देखो मैं एक बार फिर तुमसे 1 कदम पीछे रह गई। ये बात उसने कुछ इस तरह यासियत से कही कि मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मुझे ज़ीशान से शादी नहीं करनी चाहिए। सोचते सोचते शादी में 2 दिन रह गए। भला आकर मैंने फैसला कर लिया। रात 8 बजे के करीब मैंने ज़ीशान को छत पर बुलाया और कह दिया, देखो शानी, मेरी बात गौर से सुनो, अनुषा तुमसे प्यार करती है। क्या कह रही हो तुम? अनुषा मुझसे? उसने परेशान होकर मेरी तरफ देखा। हाँ तुमसे, मैंने जवाब दिया। वो बचपन से तुमसे मोहब्बत करती हो, मैं ये जानती हूँ अभी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। कैसे शादी कर सकती हूँ तुमसे? लेकिन हो भी क्या सकता है, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो भी बचपन से। ज़ीशान ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं नहीं जानती, वो मेरी प्यारी दोस्त है। उसे 1 माह उसने मुझसे सिर्फ 3 बार बात किया। जो 1 मिनट मुझसे दूर ना रहती थी, मैंने उसे खो दिया है। शान और शायद बहुत कुछ खो दिया मैंने खोए खोए अंदाज में कहा। ज़ीशान ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। अब कुछ करो शान, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब शादी में 2 दिन रहते हैं, मैं क्या करूँ? और वैसे भी मैं उससे प्यार नहीं करता, मेरी नज़र तो हमेशा तुम पर थी। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, तभी मैं तेज से नीचे जाने को मुड़ी। क्या देखती हूँ, अनुषा जीने में खड़ी मेरी बातें सुन रही है। मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। तुम क्या समझती हो मैं उसका खैरात में दिया प्यार ले लूँगी? हरगिज़ नहीं। जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता तो क्या फ़ायदा? मैं जब भी कभी उसकी आंखों में देखूंगी, मुझे तुम नजर आओगी। मैं उससे शादी कभी नहीं कर सकती, चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो। हाँ, ये क्या कह रही हो तुमने मुझे खो दिया? वो मेरे हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ, वैसी ही हूँ, बस कुछ वक्त लगेगा, फिर ठीक हो जाऊंगी मैं। अब तुम आराम से सो जाओ। अगले दिन मेहंदी थी और अदील खानदान की तमाम औरतों मर्दों के दरमियान बैठा ढोलकी बजा था। मेरे हाथों पर ज़ीशान के नाम की मेहंदी लग रही थी, पर मैं अब भी खुश ना थी। मेहंदी की रस्म ख़त्म होने के बाद सब अपने कमरों में जा रहे थे, तभी मैंने अदील को लॉन में जाते देखा। वो फूलों की क्यारी के पास बैठा था। जब मैंने उसे कहते सुना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमको ही चाहा है, पर मैं क्या करूँ, तुम मेरी भी ना हो सकती? शायद मैं बड़ी देर कर दी, तुमको ये बात बता ना पाया कि फुप्पो मुझसे पहले तुमको मांग लिया, या फिर ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मेरी सबसे बड़ी एक ही आरजू थी, तुम्हें पा लेने की आरजू। अगर ईद की सुबह फुप्पो तुम्हारा हाथ ना मांगती तो मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था, पर अब नहीं। अब तुम मेरे दोस्त की हमसफ़र बनने जा रही हो। रबिया, काश तुम मेरे आईने के चांद को समझ पाती। काश रबिया, मैं उसके पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, दम बखुद रह गई, जैसे किसी ने मेरे सर पे हथौड़ा मार दिया हो, और मुझे ये तक समझ ना आ रही थी कि मैं खड़ी कहाँ हूँ। मैं उस वक्त अपने आप को दुनिया की बेवकूफ़ तरीन लड़की समझ रही थी। खामोशी से उसको मुखातिब किए बगैर मैं अपने कमरे में चली आई। तब मैं सोच रही थी, क्या मैं भी दिल से मोहब्बत करती हूँ या नहीं? शायद ऐसा ही था। मैं उसे तो 2 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल देखती तो दिल में बेचैनी होने लगती। सुबह सवेरे कभी उसका चेहरा ना देखती तो यूँ लगता कि दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो ये सब क्या है? आखिर मोहब्बत ही है ना? सोचो मैं गलता थी, अब क्या करूँ? अचानक जहन में ख्याल आया, उठ खड़ी हुई। ये भी ना देखा कि रात के 2 बज रहे हैं। अम्मी अब्बा के कमरे पर दस्तक दी। उस वक्त कौन है? अम्मी ने कहा, मैं हूँ रबिया, दरवाज़ा खोलिए। खैर तो है बेटा? अम्मी ने घबरा कर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने वालिदैन को सारी उलझन बताकर हकीकत से आगाह किया। अम्मी अब्बा दोनों परेशान हो गए। ये कैसे कह रही हो रबिया बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कुछ करें। जो जिससे पसंद करता है उसकी शादी उसी से होनी चाहिए। अनुषा, ज़ीशान को अदील मुझे इससे आगे ना बोल सकी। अच्छा तुम अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। लेकिन नींद कहाँ? सुबह तक के 4 घंटे मैंने कांटों पे जाग के गुजारे। सुबह ही बाबा ने सारी हकीकत दादी और पप्पो के सामने रखी। उन्होंने फिर शान को बुलाया, समझाया। तब उसने कहा, ठीक है, आप लोग रबिया और अदील की शादी कर दे, अगर रबिया भी यही चाहती है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। रबिया हो के और नेशे मेरे लिए दोनों बराबर हैं। पप्पो ने अफसरदगी से कहा। ज़ीशान ने अदील को फ़ोन किया, कहाँ हो? मार्केट में कुछ लेना था मुझे। अच्छा तो फिर जल्दी घर पहुँचो, और हाँ, अपने साइज़ की शेरवानी भी लेते आना। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी शादी पर शेरवानी पहन कर क्या करूँगा? वैसे भी बहुत अच्छा कुर्ता ले चुका हूँ। मेरी नहीं बेवकूफ़, तुम्हारी शादी
की बात कर रहा हूँ क्या? मतलब यार खुलकर बताओ, मैं समझा नहीं। वो उलझ गया। तुम जैसा अहमक मैंने नहीं देखा यार, तुम रबिया से शादी चाहते थे और एक बार भी उसे या मुझे शार्टन ना कहा। अब हमको ख्वाब तो नहीं आता ना कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दिल में क्या है। यार तुमको गलतफहमी हुई है, रबिया ने मुझे कभी नहीं कहा कि मुझसे शादी करना चाहती है। ऐसा कहना नहीं पड़ता, सिर्फ महसूस करना पड़ता है। तुम लड़के होकर उससे दिल की बात ना कर सके तो वो तो फिर लड़की है। अब इतने मेहमान ना बनो कि मेरे लिए कुर्बानी देकर मुझे विलन ही बना दो बस, और कोई बात नहीं करनी। बस शेरवानी ले लो और ये लो, रबिया से खुद बात करो। आईना दे दिया और समझाया नहीं कि आखिर ये चांद का मामला क्या है। मैं सारी चांद रात सोचती रही कि ये चांद का मामला क्या है। सोचा सुबह तुमसे पूछूंगी, तुम तो जानते हो कि मैं असल की बेवकूफ़ हूँ, और सुबह तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। अगर कल रात में तुम्हारी इस फूल की क्यारी से की हुई बातें ना सुनती तो कभी अपने दिल की आरजू और इस आईने में अपना चेहरा ना देख पाती। और तुमने तो वैसे ही मुझे कुछ ना बताने की कसम खाई है। अच्छा आप शेरवानी ले आना। अनुशे छत पे थी, फ़ोन बंद करके मैं उसके पास गई। उसे बहुत मनाया ज़ीशान से शादी कर ले, पर वो ना मानी। ज़िद की पक्की थी, शायद अपनी जगह वो भी ठीक थी। नीचे आई तो रूम में न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जबकि वहाँ कोई मौजूद न था। पता नहीं कौन टीवी ऑन करके चला गया। मैं रिमोट उठाकर बंद करने लगी तो एकदम शॉक लग गई। लाहौर के किसी बड़े शॉपिंग मॉल में आग लग रही थी। 8 लोग जान से गुजर चुके थे, जबकि 50 जख्मी थे। उफ, पाकिस्तान के हालात जाने कब ठीक होंगे। जो लोग मर चुके हैं उनकी डेड बॉडीज बाहर लाइन में रखी थी। ये चेहरा नहीं, ये नहीं हो सकता। सब नीचे आ गए। क्या हुआ? रबिया अम्मी ये देखें, ये नहीं हो सकता। मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। तभी मैं धर्म से गिर गई। किसी को यकीन नहीं आएगा, बेहोश 1 साल तक रही। मैं जब कोमे से बेदार हुई तो अपने कमरे को अस्पताल की मानद पाया। अम्मी मैं कहाँ हूँ? तुम अपने कमरे में हो मेरी बच्ची, तुम ठीक होगी। लेकिन अगले ही लम्हे उदास हो गई, क्योंकि दिल इस दुनिया में ना रहा था। उसे मार्केट में आके हादसे ने निगल लिया था। उस हादसे को अब 1 साल गुजर चुका था। बेटी हमारी बात मानो, हमने बहुत दुख ले लिया। हमारी बात मानोगे, दिल की रूह को सुकून मिलेगा। माँ बाप पप्पू दादी खाते मुझे सर झुकाना पड़ा और मेरे रिश्ते बाद में मुस्लिक हो गई। अब मैं और ज़ीशान अदील की याद ताज़ा कर लेते हैं, जबकि अनुशे लंदन चली गई है, जबकि अदील की याद हमेशा मेरे दिल में है।